केमिकल का नाटक। सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको कह रहा था कि मोलैरिटी नॉर्मैलिटी की इतनी चिंता नहीं है, हमने बेसिक से पढ़ लिया, इसमें और डिटेल आ जाएगा। ये सारा वही सॉल्यूशंस के बारे में है, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी मोलैरिटी से सारे। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक रहता था, थोड़ा ब्रीफ पढ़ते थे, एनोड होता है, कैथोड होता है, वो यहाँ डिटेल था। वो तो तीन ही चैप्टर है हमें फिजिक्स। इसके बाद हमारे इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर हैं। फोर्थ चैप्टर है पीएनएफ। फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मैं आपको बताता कि वो ब्रैकेट वाले कुछ कंपाउंड आते हैं, बहुत डिटेल पढ़ेंगे यहाँ। पीएनएफ जैसे बेटा पी ब्लॉक पढ़ा आपने, वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमने वहां छोड़े थे, आपको बताया था डिटेल, वहां एक चैप्टर आ जाएगा पूरा। पी ब्लॉक ब्रीफ फिर से बोर्ड के सिलेबस में तो है नहीं है, जो बुक्स आएंगी टेक्स्ट बुक उनमें नहीं है, तो हमें थोड़ा ब्रीफ जैसे नीट के लिए या जेई के लिए जितने ट्रेंड्स वगैरह, जैसे हमने +1 में पी ब्लॉक पढ़ा है सिर्फ ट्रेंड्स वगैरह, वो हमें थोड़ा सा बुक में नहीं दिया हुआ, तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे कितना का सिलेबस है नीट का, उसके अकॉर्डिंग। मेन 5 चैप्टर है। 5 ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक हमारा स्टार्ट होगा, जैसे आपको पता था हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, एक एक फंक्शन ग्रुप का एक चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। हैलाइड समझ गए, RF RCl RBr RF। इसकी आधे से ज्यादा रेक्ट मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दी, वो रिपीट नहीं होगी, जैसे हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी ना कि इनके बनता है लाइट की पहला रेक्ट वोल्टर रेक्ट हमने पढ़ लिया, एलिमिनेशन हमने पढ़ ली, डी हाइड्रोजनेशन, अल्कोहलिक, वो सारी इसमें दी हुई। तो चैप्टर हमें इजी लगेगा। एक आधा रिएक्शन और है जो हमने पढ़ा, उससे मेन अल्काइल हाइड से स्टार्ट होके 7 चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर सेम वे में पढ़ा जाएगा बेटा, जैसे अल्केन्स पढ़ा ना, आपको बताया था कि दो चीजें मेन रहती हैं उनकी, प्रेपरेशन के कुछ रिएक्शंस और उनके खुद के केमिकल रिएक्शन। मेन फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रीफ लाइक बॉइलिंग पॉइंट, वो एक लेक्चर का काम होता है ना। तो वैसे ही अल्कोहल फिनोल ईथर के रिएक्शंस हैं, बीच बीच में कुछ रिएक्शन में पढ़ भी लिए, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया ना, ये वो सारा यहाँ रिपीट हो जाएगा। 8 एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। और 9 चैप्टर है अमाइंस का, भी एक चैप्टर बनाया हुआ है। अमाइंस और एसिड में मैंने आपको जीओसी में काफी चीजें पढ़ा दी, जिनमें मेन क्वेश्चन एसिडी बेसिसिटी का आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इवन ऑर्थो इफेक्ट सारा पढ़ा हुआ। अमाइंस में बेसिसिटी, एक्वस में एक्सेप्शन कहाँ थी, एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट, है ना, वो सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट पढ़ रखी है, तो हमारे लिए बहुत कम रह जाएगा सिलेबस, अगर जीओसी वाला आपने अच्छी तरह किया हुआ है। रिएक्शन बहुत कम है, जैसे अमाइंस में आप देखोगे तो 4 मैक्रो प्रेपरेशन दी हैं, 4-5 रिएक्शन है, मीन 2 लेक्चर में भी काम खत्म हो सकता है, अगर हम अमाइंस मान के चले कि बेसिसिटी वाला टॉपिक आता है। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एसिडी का टॉपिक ही है जो मैंने पहले बताया, तो जीओसी का वो पार्ट हमारे 2 चैप्टर को कर सकता है। और लास्ट एक चैप्टर है बेटा जो बायो, तो बायो वालों को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, जेई वालों को थोड़ा सा परेशान करेगा, इसमें भाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उनके बारे में भाई जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेनिक, ये 3 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं यहाँ पे।
ये physical, ये वाले इनऑर्गेनिक, ये सारा ऑर्गेनिक। और मैं आपको यकीन मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत परेशान करने वाले थे आपके तक। या तो टी की आपने पढ़ाई है ना, ऑलमोस्ट सारा कट गया, सिर्फ फ्रेंड एक चैप्टर रहता था मेटलर्जी। मेटलर्जी सारा ही फ्रेंड था, कौन सी वो है, किसकी क्या फॉर्मूला है, आपने थोड़ा टेंथ में पढ़ा होता है, वो भी तरह। एक चैप्टर पॉलीमर था, वो भी बिल्कुल क्रैमिंग थे कि कौन सा किससे बना हुआ है, सारा ग्रैंड है। तो अच्छी बात ये है कि हमारा जो सिलेबस कटा है वो क्रैमिंग वाला पार्ट कट गया, समझने वाले ऑर्गेनिक सारी समझने वाली है, कहाँ मेजर कहाँ माइनर कैसे कैसे बनता है ना। फिजिकल तो है ही। तो ज्यादा जो चैप्टर रह गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा चैप्टर लगेगा आपको, कंसेप्ट कंसेप्ट सिर्फ डी एंड एफ में थोड़ा सा क्रैमिंग आ जाएगा, थोड़ा बहुत, वो भी इतना बड़ा नहीं है चैप्टर थोड़ा। तो अगर हम थोड़ा सा प्लान करके चले, 10 चैप्टर हैं, अगर एक एक महीना भी दें तब भी कोई इशू नहीं है। हमने मार्च में स्टार्ट कर लिया, 10 महीने भी लगा लो तब भी हम दिसंबर तक कर लेंगे। लेकिन बीच में छोटे चैप्टर हैं और हमारा प्लान है कि अक्टूबर तक मैं आपको सिलेबस खत्म करवा दूंगा। अक्टूबर वो आप पे है कि फर्स्ट को हो जाए या 15 को हो जाए, कितना क्या है चलो देख लेंगे, है ना। तो हमारा प्लान होता है बेटा कि अक्टूबर तक सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये महीने +1 का आप रिविजन करते रहोगे क्लास में, और साथ साथ टेस्ट सीरीज जैसे इस बार भी दिया था, दोनों चैप्टर के टेस्ट, पूरा एक प्लान दिया जाता है बच्चे को कि हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे आपके, दो दो चैप्टर के टेस्ट रहते हैं। वो +1 आपको खुद रिवाइज करवाना, +2 तो हमें आता ही होता है, तो साथ में +1 का पूरा हम रिवाइज कर, जैन तक ये चलेगा हमारा, 15 जैन तक हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। फैब में थोड़े बोर्ड पैटर्न के टेस्ट रहते हैं, 3 3 घंटे के। जैन तक इसलिए क्योंकि जेई का जैन में आता है, तो उससे पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फैब में 3 3 घंटे वाले 4 टेस्ट मैं लेता हूँ, जिससे आपको बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा। पार्ट वाइज बनाए हुए हैं, 10 चैप्टर को डिवाइड करके 3 टेस्ट है, फिर एक दो टेस्ट फुल सिलेबस लेते हैं। तो 4 5 टेस्ट में आपका बोर्ड का 3 घंटे लिखना कैसे है वो सारा आइडिया हो जाता है फैब में। मार्च में बेटा जैसे इस बार बच्चे 20 मार्च को फ्री हो रहे हैं, तो फिर से 3 3 घंटे वाले टेस्ट हमने पूरे प्लान किए हैं। उसमें बायो भी है, सियाल सर ने डाली है, केमिस्ट्री मेरा है, फिजिक्स भी है, तीनों का हमने सिलेबस बनाया कंप्लीट। उसमें हमने 10 10 टेस्ट बनाए हुए हैं, 5 +1 के, 5 +2 के, का बता रहा हूँ। वो 5 +1 के जो है उसमें 4 पार्ट वाइज है, जैसे सिलेबस डिवाइड कर दिया, 3 3 चैप्टर, 4 4 चैप्टर करके, एक +1 कंप्लीट। फिर +2 के 4 हैं, एक +2 कंप्लीट है। उसके बाद हमारे पास 5 6 फुल सिलेबस टेस्ट, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमें मिलता है, उसमें मैक्सिमम जितने हो सकते हैं टेस्ट। इट मीन सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिस दिन नीट आएगा आपको उसी दिन पता चलेगा, वहां तक आप लगे रहो, ऑटो मोड होएगा, आपको बस इतना करना है कि आगे ये टेस्ट है, हमने तैयारी करनी है, देख इसके बिना कुछ नहीं सोचना, होगा नहीं होगा क्या होगा, ये आपकी टेंशन है नहीं, हमारी है सारी। हमने प्लान ऐसे कर रखा है कि आपको बीच में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हम क्या, हमने सारा बता रखा है, बस ऐसे ऐसे करके तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें फॉलो करना है बस, कि जो टेस्ट दे दिया उसे पढ़ के आओ, उसकी तैयारी करके आओ, उसके डालते हो। तुम्हें और कुछ नहीं सोचना भी कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ, जैसे इस बार 7 मई को टेस्ट है बेटा, तो हम 2 3 मई तक इनके टेस्ट लेंगे, तब छोड़ेंगे। तो इनको बीच में टाइम नहीं मिलेगा क्या करें कैसे नहीं करें कैसे तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम्हें फॉलो करना है। टेस्ट में इतने टेस्ट हो जाते हैं, तुमने देख ही लिया कि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें नए मिलते हैं, चाहे हमने पढ़े थे क्लास में चाहे नहीं। अब बात आ जाती है हम पे खुद पे कि हम कितनी अच्छी तरह सिंसियरली उसे पढ़ते हैं, क्या उसमें से क्वेश्चन जो अच्छे मिले थे हमने लिखे थे सर्कल करके संभाले हुए, क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छे क्वेश्चन का मतलब होता है कि है सिंपल था एनसीईआरटी बेस। मेरे लिए अच्छा ये होता है कि था बहुत सिंपल लेकिन ट्रिकी था, हमने गलत कर दिया।
मेरे लिए अच्छा वो नहीं होता कि बहुत लंबी कैलकुलेशन दे दी और आपसे हुई नहीं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं। मेरे लिए अच्छा है कि कॉन्सेप्ट वही था लेकिन फिर भी हमने गलत किया, मेरे लिए वो अच्छा है। बाकी तुम्हारे लिए क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि नीट भी यही करे कि पूछेगा एनसीईआरटी बेस्ड ही, लेकिन तो थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके बनाता है कि हमें लगे पता नहीं क्या है। और वही क्वेश्चन मैं भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि सारे देता हूँ, ऐसा होता है कि हर चैप्टर में हर टेस्ट में मैंने 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे बना के डाले हुए जो खुद से हम प्लानिंग से डालते हैं कि ये देखते हैं कौन करता है। और वो तुम्हें हिंट देने के लिए होता है बेटा कि 40 में से हो सकता है 5 वो तुमने छोड़े ही हों, लेकिन वो कर जरूर लिया, उसके आंसर चेक करके उसे लिख लिया कहीं पे, वैसे क्वेश्चन में नहीं। तो ये प्लान रहेगा हमारा, है ना। पहले हम +2 कंप्लीट करेंगे, फिर हम 2 टेस्ट लीजिए, बीच में बोर्ड के +2 के साथ साथ हर 15 दिन में एक टेस्ट हम +1 का, वो तुमसे पूछ लेंगे पहले भी कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, जो तुम्हें लगेगा ना वैसे ही 15 दिन पहले तुम्हें बता देंगे, तुम्हें अपने हिसाब से तैयारी करते रहना है और 15 दिन बाद कर, तो साथ साथ +3। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ कंपटीशन है, इजी नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है कि हमारे पास मैक्सिमम सिलेक्शन है, तो हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, 40% तक रिजल्ट आता है। अगर हम ये मिला के चले कि जिन्होंने सिलेक्शन ले ली फिर तो 50% तक है। अगर ये मिला के चले कि 600 से ऊपर किसके थे, 590 से ऊपर किसके थे, गवर्नमेंट सीट पे कौन गए, तो मेरे पास 30 बच्चे थे, तो मेरे 30 35% तक भी गए। और एडमिशन बेटा सेमी गवर्नमेंट मिलता है और भी होते हैं, है ना, तो हमें 550 तक भी मिल जाता है, उस हिसाब से तो 50% है, मीन्स आप अगर 2 में से एक के सिलेक्शन के चांस है अगर वो पड़े। ठीक है, इतना हम तुम्हें, इतना कहीं नहीं मिलता, किसी क्लासरूम में आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा कि हर 2 में से एक निकल जाए। अगर आपको लगता है कि एलन के बहुत सिलेक्शन आते हैं तो जब परसेंटेज चेक कर लो, 2 लाख बच्चा होता है, कितने परसेंट है वो चेक करो, 1% या 2%, तो हमारी परसेंटेज कंपेयर। लेकिन उसके लिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा उस पर ज्यादा ट्रस्ट करना है, किसी बच्चे पे कम करना है, टीचर पे ज्यादा करना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो फिजिक्स वाले हैं चाहे कोई। क्योंकि हमारा पहला टारगेट आपको 600 क्रॉस करवाना होता है, हमारा कोई 720 वाला भी नहीं होता है सच, बताते सब कुछ है। 715 710 भी आई हैं आपके सामने है, ऐसा नहीं हर बार ही आते हैं 700। 700 हमें कोई नई चीज है नहीं हमारे लिए, हर साल लगातार आ रहे। इस बार भी सहजीत के थे 700, 695 चाहत के थे, 69। अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुक्का लग गया, कई बार होता ना कि एक टीचर दिखा रहा है 700 आगे बाकी 600 हैं पीछे, ऐसा नहीं है, वो हो गया तुक्का लग गया एक का। 700 हैं, 695, 690, 680, 685 ऐसे चेंज हुई, जैसे आपने जेई में देखा 99.95, 99.98, 99.96, 99.95 ऐसे होते हैं। ये पता चलता है कि चलो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे चलता है, भी क्लास में सारे पढ़ने वाले बच्चे थे, कंपटीशन वाले थे, उन्होंने ठीक है। तो सिर्फ अपने पे विश्वास करो, हमारे अंदर सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ तुम थोड़ा सा लूज कर दोगे अपना, छोड़ दोगे पढ़ना, वहां तुम पीछे जाओगे। बेटर है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारा प्लान किया हुआ है जो तुम्हें पढ़ाया जाए, और थोड़ा थोड़ा आपको हार्ड करना पड़ेगा, घर पे जाके क्वेश्चन है अच्छे नोट करो जो नहीं आते। ठीक है, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल कैनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी आप अभी बाय कर सकते हो, बाकी हमने एमपीजी फिंगर टिप ले रखी है ना, और बुक्स भी हमने ले रखी हैं, अभी और बुक की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक अभी वेट करते हैं, किसमें सिलेबस अपडेट करके दिया हुआ पूरी तरह प्रॉपर, वो मुझे थोड़ा देख लेने दो, सैंपल आ रहे हैं अभी, तो हफ्ता रुकते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से, क्योंकि अभी ये नहीं पता ना कि किसने क्या काट दिया, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है नीट का, उसके साथ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल का नाम। इसमें हमने क्या पढ़ना है,
इस चैप्टर में हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब यहाँ बेटा स्पीड, फास्ट है, स्लो है, कितनी स्पीड से चल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो कैनेटिक्स दो टॉपिक्स के बारे में हमें, पहला इसमें हम डिस्कस करेंगे रेट मतलब स्पीड या वेलोसिटी, एक ही चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, इसे कैसे हम चेक करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाद में हम फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। फैक्टर का मतलब है हम खुद कंट्रोल लेना चाहेंगे रिएक्शन का, कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसे चेंज करके मैं रिएक्शन को फास्ट बना दूं या स्लो। जल्दी तो चलो हमारा कंसर्न रहेगा भी फास्ट जल्दी जल्दी हो जाए। कोई इंडस्ट्री में प्रोसेस चल रही है, अमोनिया बनाने का हमने इंडस्ट्री डाल दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके है, पर प्रोसेस क्या बनता है? अमोनिया। तो हमने आयरन कैटलिस्ट ढूंढा। कैटलिस्ट क्यों ढूंढा भाई? इसका मतलब हम फास्ट बनाना चाहते थे। तो हम चाहते हैं सभी कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, जल्दी जल्दी हो जाए काम। तो उसके लिए जल्दी हमें रेट क्या बनाना होता है? फास्ट। वो फास्ट बनाए कैसे? हीट करें, ठंडा करें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कैटलिस्ट कैसे फास्ट बनाता है। कई रिएक्शन है जो लाइट देके फास्ट कर देते हैं, पढ़ के हैं, हेलोजिनेशन करते हैं। तो वो फैक्टर ढूंढेंगे और वो फैक्टर पे रिसर्च करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट होती है तो क्यों होती है, ऐसा कौन सा फैक्टर हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज। तो वो डिटेल तो दो पार्ट में चैप्टर होगा। पहले हाथ में वो हमें समझाएगा कि रेट को कैलकुलेट करना सीखो। कोई रिएक्शन हम लैब में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका मैं रेट कैसे चेक करूँ कि ये फास्ट है या स्लो है, कितनी की रेट है। वो कैलकुलेशन का टॉपिक हाफ चैप्टर है। और नेक्स्ट हाफ में फिर इसकी आ जाएगी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, क्यों फास्ट बनाता है, क्यों स्लो बनाता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। तो ऐसे दो हिस्से हैं, बहुत ज्यादा लेंथी। ठीक है, पहला पार्ट हम स्टार्ट करें रेट ऑफ एक्शन के बारे में। कैलकुलेट कैसे करें, पहले देखते हैं होता क्या है। रेट का मतलब है बेटा जनरल स्पीड बोल सकते हैं हम, स्पीड ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास बहुत फास्ट वाले रिएक्शन भी आते हैं, स्लो भी आते हैं, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान देना है मॉडरेट, क्योंकि जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उसे हम किसमें रखते हैं? मोड। तीन तरह के रिएक्शन है। फास्ट में मानते हैं कि नहीं, मुश्किल है। ऐसे रिएक्शन के सेकंड में चला, विद इन सेकंड प्रोडक्ट बन गया आपको। जैसे न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन। जब भी कोई एसिड और बेस मिलते हैं, फास्टेस्ट रिएक्शन है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे मिलते हैं क्या बन जाता है? वो एच और OH मिलके क्या बनाते हैं? तो फास्टेस्ट है, इसे हम मेजर करने में कोई इंटरेस्ट, ये पहले ही फास्ट है और फास्ट क्या बनाएंगे, फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसे मेजर नहीं कर रहे, इनमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं। तो रस्टिंग, आयोडीनेशन या रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा ऐसा है कि मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता यहाँ के लैब में, मैं तुम भी एक्सपेरिमेंट करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ आयरन पे रस्ट लगेगा नहीं, अपने आप लगेगा। हो सकता है 2 दिन चल जाए, 3 दिन लग जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, थोड़ी केयर चाहिए होती है, अपने आप बड़ा बड़ा लगता है। तो बहुत स्लो है। तो अभी हमारा फोकस इस पे नहीं रहेगा, इसे मेजर करना मुश्किल है, पता नहीं 2 दिन कौन बैठ के ऑब्जर्व करेगा, तो 3 दिन पता नहीं कब होगा। इस पे ज्यादा कंसर्न नहीं है, इस पे ज्यादा कंसर्न नहीं है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन। हमारा मेन कंसर्न किस पे है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है जिनकी स्पीड मेजरेबल। हमारा कंसर्न ज्यादा इस पे होगा, मैथ। ठीक है, तो इनकी स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनका रेट हमें कैसे निकालना है, मॉडरेट। जल्दी मान के चलो, जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शन हमने पढ़े हैं, अमोनिया वाला रिएक्शन है, कोई केमिकल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन है, वो सारे मॉडरेट में आते हैं।
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोल्डेड का रेट कैसे कैलकुलेट करना है। अब सोचो रेट का मतलब कोई रिएक्शन फास्ट है, तो आपके माइंड में क्या चीज आ रही है, अभी फास्ट है इसका मतलब क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है इतनी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहे हैं या रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, जलाने लग गए, अगर लकड़ी का टुकड़ा जल्दी जल्दी जले जा रहा है, कोयला बनते जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी reaction। अगर लकड़ी का टुकड़ा जल ही नहीं रहा, आप घंटा हो गया देखते हुए, वैसे का वैसे ही पड़ा है। इट मीन हमारे लिए जो फास्ट और स्लो है वो क्या है, अमाउंट देखेंगे रिएक्शन की या प्रोडक्ट। अगर तो जल्दी जल्दी कंज्यूम हुए जा रही है, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्ट करे जा रहे हैं, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बने जा रहे हैं, फिर तो फास्ट है। नहीं तो क्या है, स्लो। मीन्स हम क्या मेजर करने वाले हैं फिर, कंसंट्रेशन। हम ये इस पे फोकस कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन देखो रिएक्टेंट की कितने टाइम में कितनी कम होती है, या फिर कंसंट्रेशन देखो प्रोडक्ट की कितने टाइम में कितनी बनती है। चेंज देखो, जितना चेंज जल्दी हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, उतना रिएक्शन क्या माना जाएगा, फास्ट माना। तो हमारे लिए रेट मेजर करने का बेस्ट मेथड ये होगा कि हम फोकस कहाँ करने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन या प्रोडक्ट पे। हम क्या मेजर करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन विद। तो रेट का यहाँ से डेफिनेशन आता है, रेट क्या है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में देख लो कितना चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहा है चेंज तो फास्ट है, नहीं तो स्लो है। तो रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactants और products per unit टाइम में कितना चेंज। जितना जल्दी चेंज होगा रिएक्शन फास्ट माना जाएगा, नहीं तो क्या माना जाएगा। मान लो ए और बी में कोई रिएक्शन हो रही है, मैं ए देख सकता हूँ या बी देख, या तो मैं रेट निकाल सकता हूँ कैसे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसे डेल्टा ए लिखते हैं, डिवाइड टाइम कितना लगा डेल्टा टी, और ये कैसे निकलने वाला है, इट इज इक्वल टू ए फाइनल कितना है माइनस ए देख लेंगे कितना कितना है, डिवाइड टाइम, ऐसे निकलेगा। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखा होगा, या फिर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखा होगा। तो रेट हम दो तरह निकाल लेंगे, या तो मैं ए की कंसंट्रेशन आपको बताऊंगा या बी की, या फिर क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड। जैसे देखना आप कैलकुलेट करो, पहले ए से कैलकुलेट कर रहे हैं या बी से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ कि बी का ये है सिचुएशन, concentration of B becomes 10 molar from 1 molar within 3 seconds। इसका रेट कितना आ गया, और ये रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू 10 मोलर बन गया 1 से, फाइनल क्या है 10 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, ऐसे लिख देंगे 3 यूनिट्स क्या हो जाएंगे मोलर कंसंट्रेशन यूनिट ऊपर नीचे टाइम के, ऐसे ऐसे आप एक्शन से निकाल सकते हो। रिएक्शन की फाइनल माइनस इनिशियल करके फिर देखते हैं। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम
2 molar from 20 molar within 5 seconds या within 4 seconds. रेट कितना कहोगे? फाइनल माइनस इनिशियल बताओ कैसे लिखें? फाइनल फाइनल 2 माइनस 20 डिवाइड कितना आ रहा है? -18/2. लेकिन क्या रेट या स्पीड, तुम फिजिक्स से थोड़ा रिलेट करो, क्या स्पीड कभी माइनस की हो सकती है? तो फिर इसमें थोड़ा सा उसने सिंबल में चेंज किया है. अगर रेक्टेंड है ना, हमारा माइनस आ रहा है, हमें तो माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो फिर इसके आगे माइनस लगा सिंबल में. तो जब भी रेक्टेंड होगा बेटा, वहां कहां से पहचान आएगी? साइन के आगे नेगेटिव लगा होगा, इट मीन वो क्या है? रेक्टेंड. वो नेगेटिव हमने क्यों लगाया? कि नेगेटिव हमने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमें पता है तो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होता है? नेगेटिव. तो ये 18/4 हो जाएगा. तो एक यहाँ पे ध्यान दे लो, आपसे पूछा जा सकता है ये नेगेटिव साइन का क्या रोल है. तो हम कहेंगे नेगेटिव रेक्टेंड के बारे में बताता है. रेक्टेंड के आगे क्या लगाना है? नेगेटिव. यहाँ से हमें पता भी चल जाएगा कि कौन रेक्टेंड है कौन प्रोडक्ट है. नेगेटिव क्यों लगाया समझ आ गया? उसे ही दे दिया हमने, बना लिया फाइनल माइनस इनिशियल होता है. अगर फाइनल माइनस इनिशियल हमारा आंसर नेगेटिव आ गया, तो उसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या सिंबल लगेगा? तो उस नेगेटिव का सिर्फ इतना रोल है कि हमें बताएगा कि रेक्टेंड. ठीक है. एक लोग फिर नेगेटिव कब लगाना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखूं. साइन नेगेटिव इज यूज्ड साइन नेगेटिव इज यूज्ड फॉर रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंस. साइन नेगेटिव इज यूज्ड फॉर रेट एक्सप्रेशन ऑफ. क्लियर है? नेगेटिव हमें यूज करना है. समझेगा बेटा? इसका नेगेटिव का फिर कितना पता चल जाता है, ये रिएक्शन है. ठीक है, समझेगा? कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ इतना क्या कि सिंबल नेगेटिव इसलिए लगाया है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए प्लस, क्योंकि करना क्या है? फाइनल माइनस. अदरवाइज जब हम कैलकुलेट करेंगे थोड़े टाइम में, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ इतना देखोगे चेंज कितना हुआ 20 और 2, आप तो ऐसे माइंड में कैलकुलेट करोगे. 20 और 2 डिफरेंस कितना है? 12 का. 18 डिवाइड टाइम रखो, हम तो ऐसे निकाल देंगे. जब हम क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल करना है, हमने तो ऐसे ही सोचना है. ये तो फिर भी आपसे पूछा कि नेगेटिव क्यों लगाया, तो मैं इसलिए हमने बता दिया कि नेगेटिव इसलिए लगाया जाता है, तो रूल फाइनल माइनस इनिशियल है, उसके नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव नेगेटिव करके. अदरवाइज इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस. ठीक है. कैलकुलेशन तो सीधा माइंड में देखेंगे ना, तो चेंज देखना है. 2 और 20 का हम तो डिफरेंस करेंगे भी, 18 हो गया बस. 18/4 ऐसे कर लोगे. ये क्लियर? आगे चल रहे हैं. स्पीड ऑफ फिजिक्स में 2 तरह का पढ़ते हो, नाम बता सकते हैं कोई? एवरेज या इंस्टेंटेनियस, ऐसे कुछ वैसे ही है. एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंट. किसे याद है एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होते हैं? बता दो पहले. टोटल चेंज डिवाइड टोटल चेंज. लेकिन एक पर्टिकुलर सेकंड पे चेंज क्या होता है? सेम डेफिनेशन है बेटा, सेम डेफिनेशन लिखना है हमने. एवरेज वो स्पीड की जगह और क्या आ जाएगा? रेट. टोटल चेंज इन डिस्टेंस की जगह आ जाएगा कंसंट्रेशन. ये है एवरेज रेट. कैसे निकलेगा? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड टाइम टेकन. ये तो हो जाएगा एवरेज. इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? रेट एट आनी इंस्टेंट.
डिफरेंशिएट करके निकलता है। इसकी हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, यहाँ अगर एवरेज है तो इसको डेल्टा से दिखाते हैं, ये तो डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस का, या फिर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। इसे बस सिंबल में थोड़ा सा फर्क रखेंगे, इसे रखेंगे डी ए बाय डी टी माइनस का, या फिर डी बी बाय, हम लिखने में एक फर्क करते हैं, डी ए बाय डी टी लिख देते हैं या डी बी बाय, ठीक है। तो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम। पहले आज एवरेज से स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह का है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। पहले एवरेज निकालना सीखते हैं, फिर हमारा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, इंस्टेंटेनियस। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेट हमने पढ़ा दो तरह का आ गया, एक एवरेज और एक इंस्टेंट। अब दोनों तरह का रेट हम निकालना सीखेंगे। पहले का रेट, पहले सीखना हमने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, एवरेज रेट के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट। मैंने आपको बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम लेना है हमने, इससे हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज रेट कैसे, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था बेटा वो एवरेज का था। फिर से देख लो, अगर हमारे पास ये है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोन, आपको एवरेज रेट पता करना है रिएक्शन का। क्या करो, पहला स्टेटमेंट है आपको केस 1, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। मान लो मैं नाइट्रोजन पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। किस पे, एक पे फोकस कर लेंगे, किस पे फोकस कर रहा हूँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में मैंने ध्यान दिया तो मैंने चेक किया कि नाइट्रोजन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज बाय 0.9 मोलर विद इन 3 सेकेंड। तो कोई बताएगा इसकी एवरेज रेट कितनी आ रही? अब देखो, मैं माइनस प्लस, फाइनल माइनस इनिशियल वाला कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मे भी कि आपसे शायद ही पूछे, सीधा ही देगा। सिर्फ चेंज देख लो, कितना चेंज हुआ, 0.9, कितने टाइम में 3, तो वाई में 5 आ गया। तो देखिए इसका एवरेज रेट कितना आ गया बेटा, एवरेज रेट है 0.9 डिवाइड 0.3 मोलर। क्लियर है? डाउट इसमें? ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन पे फोकस करता, हाइड्रोजन से निकल जाता है, अमोनिया पे फोकस कर लेते हैं, अमोनिया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर समझते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुमने कहा नाइट्रोजन 0.3 मोलर पर सेकेंड है, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड टाइम नोट कर लिया, 1 सेकंड देख रहे हैं। जैसे ही आपका वॉच का जो, वो 1 सेकंड दिखाएगी, है ना, पॉइंटर जो है, उसमें कितना आपको लॉस दिखेगा कंसंट्रेशन में, पॉइंट। लेकिन हम हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं, मोल कंसेप्ट माइंड में लेके आओ। अगर नाइट्रोजन 1 मोल एक्ट करता है तो हाइड्रोजन कितने एक्ट करते हैं, 3। इसका मतलब हाइड्रोजन को तो 3 गुना ज्यादा कंज्यूम होते हैं। ये बात समझ आ गई? तो अगर इसके 0.3 कंज्यूम हमारे पास 1 सेकंड में, तो इसके तो 0.9 हो गए, 0.9 मोलर हो। इसका मतलब एवरेज रेट फिर इसका तो मुझे अलग बताना पड़ेगा, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कितना है, 0.9। इट मीन हाइड्रोजन का जो रेट आ रहा है ये अलग आ रहा है, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है। इसे अगर मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा नाइट्रोजन बाय डेल्टा टी, तो माइनस का मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये तो आ गया 0.3। लेकिन बेटा आपको ये समझ आया कि हाइड्रोजन का तो फिर रिएक्शन तो उसी हिसाब से चलेगी ना। अगर नाइट्रोजन 1 एक्ट करता है तो हाइड्रोजन 3 एक्ट किए होंगे, तो मुझे खुद पता है कि हाइड्रोजन का कितना होगा, डेल्टा हाइड्रोजन बाय डेल्टा टी, तो 3 गुना होगा। 3 गुना कितना, 0.9।
क्लियर? ये फर्क पड़ गया। अगर ऐसा है, ये बात समझ में इसीलिए ध्यान से कि रिएक्शन तो इसी हिसाब से चलेगी। अगर ये एक रिएक्ट करेगा, तीन रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे? अगर नाइट्रोजन एक रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन तीन रिएक्ट करेंगे, तो नाइट्रोजन अगर 0.3 रिएक्ट करता है एक सेकंड में, तो हाइड्रोजन तो तीन गुना करेंगे। कितने करेंगे? 0.1। क्लियर है? अगर ऐसा है तो बताओ मैं एवरेज रेट फिर क्या बोलूं? ना तो मैं ये बोल सकता हूँ एवरेज रेट, ना ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एवरेज रेट जब आप बताओगे कि रिएक्शन का रेट, वो तो एक ही बताना पड़ेगा, एक ही बताना पड़ेगा। या फिर आप बताओगे इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज है, हमने ये वाले सिंबल को अलग से रख दिया इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन को अलग से एक नाम दे दिया, इसे कहते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। रेट कौन सी है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसे कह देंगे क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। यही बोलना चाहिए। डिसअपीयरेंस हम वर्ड यूज करेंगे बेटा एक्शन के लिए, एक्शन के लिए तो डिसअपीयर हो रहे हैं, खत्म हो गए, एक्शन कम हो रही है। ऐसे अगर प्रोडक्ट तो इससे मुझे लिंक करके बताओ कि नाइट्रोजन अगर एक मोल रिएक्ट करता है, ऋषित अमोनिया कितने बनते हैं? दो। तो इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस बता सकते हैं मुझे? तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि अगर ये चीज हाइड्रोजन अमोनिया के लिए लिखते हैं तो मैं प्लस लगाता, साइन माइनस ही लगाता, ऐसे लिखते। और ये मैं कितना लिखता? डबल लिखता, 0.6। ये समझ आ रहा है? और इसे फिर अलग से एक नाम देना पड़ा, क्या? रेट ऑफ। तो फिर दो वर्ड और यूज होंगे, बताओ। रिएक्टेंट के लिए क्या बना दिया? डिसअपीयरेंस। प्रोडक्ट के लिए क्या बना दिया? अपीयरेंस। बात समझ आई? बनाना ही चाहिए, है ना? क्लियर है? क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि रेट तो एक ही, मुझे आंसर देना पड़ेगा। अलग अलग होगी, मोल कंसेप्ट से निकल गए। अब फिर ऐसा है, अगर मुझे एवरेज रेट लिखना है तो एवरेज रेट तो एक ही लिखना है। एवरेज रेट सबका सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए देखना, उसने एक ऐसे हमें ट्रिक बताया, वो कहता है ऐसे करो, जितने इनका कोएफिशिएंट है डिवाइड करते जाओ। इसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं ठीक है, 0.3 रह गया। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 से डिवाइड कर दूं, ये भी 0.3 आ जाएगा, तो ये भी 0.3 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 0.3। इसे कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? आ जाएगा। इट मीन अगर आप एक करना चाहते हो, एवरेज रेट करना चाहते हो, तो फिर हमें एक चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है? वो कहता है सिंपल सा ट्रिक फॉलो कर लो, और कंसेप्ट से भी हो जाएगा, लेकिन आप एक ट्रिक फॉलो कर लो। क्या करना है? कोएफिशिएंट जितना भी है उससे डिवाइड करते जाओ, फिर ये सारे इक्वल हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा? एवरेज। ठीक है? इट मीन एग्जैक्टली रिएक्टेंट के लिए वर्ड होगा डिसअपीयरेंस, जो एक्चुअल में होगा, जो बीकर में चल रही है रिएक्शन। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? अपीयरेंस। लेकिन जब हम कॉपी पे लिखना चाहते हैं रेट, रेट, तो वो सभी की मैच होएगी, तब होएगी अगर उसे क्या करेंगे? ऑप्शन से डिवाइड, ऑप्शन से डिवाइड। ठीक है? इसका मतलब एवरेज रेट अगर लिखना है तो बस थोड़ा सा हमें और काम करना पड़ेगा। ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट में दिखेगा। एक्सपेरिमेंट को क्वेश्चन तो नहीं दिखेंगे ना, क्वेश्चन तो क्या पता तुम क्या लगा दो, क्वेश्चन तो ये नहीं पता मैं ऐसे कर सकता हूँ, हाफ नाइट्रोजन 3/2 ये भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन तो जो मर्जी कर दूं मैं। तो वो कहता फिर ऐसे है कि क्वेश्चन जो तुम लगा रहे हो ना, उसमें सिर्फ इतना रोल है कि अगर तुम्हें इक्वल करना है, एवरेज रेट बताते हो, तब क्वेश्चन का रोल आएगा। अदरवाइज जो प्रैक्टिकली चल रही है रिएक्शन, वो तो ये चल रही है, डिसअपीयरेंस की बात होगी, डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन की बात होगी, या अपीयरेंस। हम जो मेजर करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटली, वो किसी एक का डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस मेजर करेंगे। अगर उसको आपको एवरेज रेट लिखना है तो आपको सेम करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्योंकि ऑप्शन तो पता नहीं तुम कैसे बैलेंस करते हो, कैसे नहीं, है ना? तो जैसे भी तुम बैलेंस करोगे उस हिसाब से। इट मींस बताओ एवरेज रेट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस,
जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल क्या है? आप देखो, मैं बीकर लेके रिएक्शन करवा रहा हूँ, नाइट्रोजन वाली रिएक्शन, तुम भी उसी नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हो, सिमिलर कंडीशन पे हमारा तो सेम आएगा, वो डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन सेम आएगा। रेट हो सकता है तुम्हारा अलग आ जाए, मेरा अलग आ जाए। मैं तो लिख लूं ऐसे इक्वेशन, तुम लिख लो हाफ नाइट्रोजन करके, तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा? अलग अलग। मीन रेट से हमें कोई जजमेंट नहीं हुई। रेट इज टोटली रेडिकल कॉन्सेप्ट। कैसे तुम लिखोगे रिएक्शन, कैसे तुम बैलेंस करते हो, उसके हिसाब से रेट तो सिर्फ इतना काम करेगा कि हमें इक्वल करना सिखाएगा, एक पता हो दूसरा नहीं। ठीक है, इससे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। प्रैक्टिकली जो चीज रियलिटी में चल रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डिसअपीयरेंस या हो जाएगा। एवरेज रेट के बारे में, एवरेज रेट इज ए theoretical concept. Average rate is a theoretical concept because it depends on coefficient. Because it depends on the coefficient पे depend करती है. It depends on coefficient. It may be different for same reaction for two students. It may be different for same reaction for two students. ये बात समझ आई? Yes. हम दोनों के लिए हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। और फिर एवरेज रेट लिखा कैसे जाता है? रोल ऑफ कोएफिशिएंट आ गया। अगर कोई रिएक्शन ऐसे, इतना लिख लिया बेटा, मे बी डिफरेंट फॉर वही इक्वेशन। मैं भी नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, तुम भी अमोनिया बना रहे हो अपने बीकर में, मैं भी बना रहा हूँ। हमने सेम सिचुएशन लेके स्टार्ट किया कि 10 मोलर मैंने ले ली नाइट्रोजन, 10 तुमने ले ली, तुम्हारा भी एक रह गया अपनी सेकंड में, मेरा भी एक रह गया। लेकिन लिखा कैसे था? मैंने लिखा था N2 + 3S2, तुमने लिखा था हाफ N2 + 3/2। तो हमारा एवरेज रेट क्या आएगा? लेकिन क्या सेम आएगा? तो बीकर में चल रही है ना, तो जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस है। एवरेज रेट तो डिपेंड करेगा कि तुम लिखते कैसे हो। ठीक है, तो रोल ऑफ कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। रोल ऑफ कोएफिशिएंट क्या है? अगर कोई रिएक्शन ऐसे है, जिसके कोएफिशिएंट है बेटा कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, इसके लिए ए का क्या रोल रहेगा? अगर मैं रेट लिखना चाहता हूँ ए की टर्म में, तो मेरे डिसअपीयरेंस देखना है, ए का कितना है। डिसअपीयरेंस कैसे लिखा जाएगा? डी ए बाय डी टी, ये डिसअपीयरेंस है। लेकिन रेट बनाओ बेटा, इसे कैसे करें? डिवाइड बाय 1/8 बनाना है। ये सिंबल याद रखो, कैलकुलेशन में नहीं लेना, ये तो सिर्फ बताने के लिए है। अगर तुम्हें बोल दिया डिसअपीयरेंस 0.4 है, तो तुम -0.4 नहीं होगे, इसका मीनिंग ही 0.4 है, माइनस तो अंडरस्टूड। ठीक है, बी के लिए कोई हैंड रेज करो, कैसे लिखूं बी के लिए? तो मैं आप बताओ, 1/b माइनस डेल्टा बी बाय, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसे क्या लिख सकते हो? डिसअपीयरेंस ऑफ, ठीक है। सी की टर्म में मैंने फोकस सी पे रखा, तो कैसे लिखूंगा रेट? तो डी के बारे में 1/d डेल्टा डी बचेगा, चलोगे। इसका जो इनडायरेक्ट हमें फायदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मैं एक पे फोकस करूं, डिसअपीयरेंस का निकाल दूं एक का, किसी का भी जो हमें एक लगेगा वो निकाल दे, बाकियों का मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये रिलेशन लगा दूंगा। अगर मान लो एक का ये वाला कितना 10 आ गया, तो ए बी सी की तो पता है, तो फिर मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को ही आगे वो यूज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा भी एक चीज आपको दे दी जाएगी, दूसरी आपको निकालनी होगी, सारा रोल किसका है? इनका। हम इसे कैसे लिखेंगे? नीड के पर्पज से हम इसे ऐसे लिखेंगे, बेटर होगा 1/8, ये है डिसअपीयरेंस ऑफ ए,
इधर क्या लिखेंगे 1/b डिसअपीयरेंस ऑफ p, इसे क्या लिखेंगे 1/c अपीयरेंस ऑफ 1/d। तो मैंने आपको फैक्ट बताया तो कोई नहीं बताएगा, तुम्हें सिर्फ सिखाएगा बस ऐसे लिखना है और इसे सॉल्व करो। लेकिन बहुत बड़ी बात छुपा रही तुमसे, वो नहीं बताएगा क्या है कि जो चल रहा एक्सपेरिमेंट वो है डिसअपीयरेंस अपीयरेंस। जो रेट है वो चल नहीं रहा, वो तो तुम लिख रहे हो। और नीट या जेई जो करते हैं वो इसी चीजों में जो तुमसे छुपाई जाती है वहां से क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारा, है ना। जो सबको 99% को पता है वो तो सबको पता ही है, 1% जो छुपा रही उसने वहीं से क्वेश्चन उठा, वो तुम्हें बताएंगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कर लो बेटा। हमारे क्वेश्चन ऐसे ना, अगर ये चीज तुम्हें पता चल जाए, एक तुम्हें पता है डिसअपीयरेंस पता है 10 है, तुम्हें ये बताओ, बता दोगे? ये बताओ तो अभी बस ये फॉर्मूला ये भी ना करो, क्योंकि सिंबल में तुम हमेशा कभी माइनस लगा के गलती कर देते हो। सिंपल ऐसे लिखो डिसअपीयरेंस, इससे तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखना मान लो ऐसे है, इसके बारे में तुम कॉपी से लिखो d2a प्लस db के 4c प्लस 5d, ऐसे वाला इक्वेशन तो मुझे 1 बाय कितना कितना करना है। अभी बताओ बेटा, पहले ए की तरफ में रेट कैसे लिखूं, एवरेज रेट 1/2 डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ऐसे लिखो, ठीक है। 1/2 डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अनमोल, बी की टर्म में बताओ कैसे लिखूं, तो बता सकते 1/3 डिसअपीयरेंस ऑफ बी। गुरमन, अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। लास्ट 1/5 ठीक है, ऐसे लिख लिया। आपके क्वेश्चन बस दो ही तरह के, पहला न्यूमेरिकल बनेगा, कोई एक मैं दे दूंगा, मान लो मैं कह दूं डिसअपीयरेंस ऑफ बी 30 है, सपोज 30 करके 10 ना दे, ये कितना है, ये कितना है, न्यूमेरिकली कर लोगे। या फिर जैसे थ्रेटिकली मैं कह दूं बताओ क्या ये चीज सही है, ध्यान से यहां से सुनना, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2/3 टाइम डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ऐसे कि कौन से करेक्ट है, कौन से। फिर से सुनो, क्या ये सही है, देखो कॉपी पे लिखो, क्या ये करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। डिसअपीयरेंस ऑफ सी इज 2 टाइम्स, appearance of C, appearance of C is appearance of C is 2 times disappearance of A, और appearance of C is 2 times disappearance of A। क्या ये सही है? सही है। हमें इन दोनों को उठाना है बेटा, एक तो A वाला, एक कौन सा, इन्हें रख ले। अब इन दोनों को सर्कल करके अलग कर लो, हमें क्या 1/2 ये है डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये अलग निकाल लिया, और किसे अलग निकालना बोलो, सी अलग निकाल लेते हैं, कितना 1/4 ये 2 इधर ले लो, क्या पूछा, सी अलग रखा, एक सिंगल साइड सी रखा ना, 4/2 आ जाएगा। तो हमें जो उसने सिंगल रखा है वो क्या रखा है, सी रखा है, तो हम कहेंगे पेरेंट्स ऑफ सी इज 4/2 कितना, नीट हमें कंफ्यूजन हुई नहीं, क्योंकि हमने बुक में से जैसे लिखा वैसे पढ़ा ही नहीं, हमने तो पहले ही क्या लिख दिया, ये एक्सप्रेशन की जगह ये लिख दिया, क्योंकि आपको ये बड़े ऐसे कंफ्यूज करते हैं। इसका डिसअपीयरेंस कितने टाइम है, इसका अपीयरेंस इतने टाइम है, कुछ भी नहीं है, आपने जब ऐसे लिख लिया, चेंज करते रहो बस, क्रॉस करके आपको आंसर आते। क्लियर है बेटा, कोई डाउट उसमें, करके देखें आपको, ये कोई क्वेश्चन करके ट्राई करते
कोई हैंड रेज करके पूछ सकता है बेटा, कोई भी डाउट है तो। क्लियर हो गया टॉपिक? एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, N2O5 डीकंपोज हो रहा है, NO2 याद रखो, आपको खुद बैलेंस नहीं करना, जैसे वो करके देगा वैसे करना है। हमें उसने ऐसे बैलेंस किया है, कहीं आप वो भी फ्रैक्शन छोड़ो, है ना, अपनी तरफ से कर लेते हैं, नहीं करना। रिडोक्स दूंगा मैं जानबूझ के, अगर मल्टीप्लाई कोशिश करूंगा कि मुश्किल बना दूं, रिडोक्स दे दूंगा कि बैलेंस खुद कर, ऑप्शन तुम्हें बैलेंस कर दूंगा। ऑप्शन का ही रोल है सारा इस चैप्टर में, है ना। इस रिएक्शन में मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, बाकी तुम्हें बता रहा हूँ। देखो हमें गिवन क्या है, हमें दिया जा रहा है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कंसंट्रेशन दे दे या प्रेशर दे दे, आप एटमॉस्फेयर में ले लो, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज 10 atmosphere 10 atmosphere within 2 seconds, 10 atmosphere within 2 seconds। अपना अपना करना है, नीचे लिखो क्या कुछ मुझे चाहिए। एटमॉस्फेयर रखना है, 10 एटमॉस्फेयर इन 2 सेकंड। तो बताओ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 10/2। 5 अपीयरेंस है, हमें पता है 5 एटमॉस्फेयर पर सेकंड अपीयर हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, फाइंड आउट एवरेज ऑफ रिएक्शन। बोलना भी है अपने अपने करने। फाइंड आउट एवरेज, सेकंड फाइंड आउट rate of appearance of NO2, rate of appearance of NO2, and third is appearance of O2 is equal to dash time disappearance of appearance of O2 is dash time disappearance of NO2. Appearance of O2 is dash time disappearance, 2 टाइम है, 1/2 टाइम है, 4 टाइम है, जो भी आपको। तो दो ही तरह के क्वेश्चन आपको बताने, या तो न्यूमेरिकल आएगा सेकंड पार्ट है, या ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे थर्ड पार्ट है। अच्छा, पहले थोड़ा सा वैसे दिमाग चलाना है, लिखना जरूरी नहीं होता। आपको ये सोचना है कि ऑक्सीजन बने जा रही है, कितनी ऑक्सीजन बन गई, 10 बन गई, कितने टाइम में, 2 में। तो तुम्हें सिंपल सोचना है कि ऑक्सीजन का अपीयरेंस मुझे पता चल गया 10/2 उसके बाद क्या सोचना, बाद में तो पहले सिंपल सोचो दिमाग से भी, हाँ ये अपीयरेंस हो रही है इतनी, ये डिसअपीयरेंस हो रही है ना, चेंज कितना हुआ है, टाइम कितना, बस वो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। एवरेज लिमिट बताओ बेटा, ठीक है, एवरेज 2.5 डिवाइड हाफ है, डिवाइड हाफ है ना, डिवाइड हाफ का ऊपर जाएगा, समझ आई। डिवाइड हाफ होगा, पहले मैंने तभी यहाँ हाफ दिया था, देखो हमें चाहिए रेट। अब ऐसे लिखोगे 1/, ऑप्शन 2 नहीं है, ध्यान से देखो, ऑप्शन कितना है, हाफ है, इसे 1/1/2 लिखना है। यहाँ लिखना है अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप कोशिश कैसे करो, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस वर्ड माइंड में रखो, तुम्हारे ज्यादा यहीं पे गलतियां होंगी, डेल्टा वाला छोड़ दो, ठीक है। ये आ गया, ये हाफ है बेटा, तो 2 हो गया ना, तो इट इज 2 टाइम,
ये अपीयरेंस मैंने जितना निकाला 10 बना था 2 में 5 हो गया था। कर लोगे? चेक करो, पहला सही हो गया। यूनिट देखो कैसे लिखनी है, 10 लिख के एटमॉस्फेयर पर सेकंड। दो तरह के यूनिट्स हो गए, ज्यादातर या तो होगा मोलर पर सेकंड या फिर लिखो एटमॉस्फेयर पर सेकंड। या तो कंसंट्रेशन होगी मोलर पर सेकंड या फिर होगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे दो तरह के यूनिट आप देख सकते हैं। कंसंट्रेशन तो मोलर, गैस है तो प्रेशर लिख सकते हैं। प्रेशर गैस का कंसंट्रेशन ही होती है, प्रेशर ज्यादा मींस कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, पहला सही हो गया। सेकंड के लिए है 20 R20। कोई सॉल्व करवाओ बेटा, कैसे लिखना है? किसका चाहिए सेकंड, ये वाला चाहिए, NO2 चाहिए। कैसे लिखा जाएगा? 1/2 अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू 1/2 अपीयरेंस ऑफ, निकालना क्या है? ये वाला निकालना है। फिर 2 ऊपर चला गया, 4 हो जाएगा। 2 इंटू ये वाला 2 भी ऊपर आ गया, इंटू अपीयरेंस कितना है? 5। पेट्रो ऐसे आ जाएगा। ये कितना हो गया? 78। ये समझ आया? 2 में ये वाला आगे 1/2 का ध्यान रखना, 1/2 नीचे है तो आगे ऊपर क्या आ जाएगा? 70 एटमॉस्फेयर लास्ट अपीयरेंस ऑफ फोर्स कितना है? क्योंकि इसे लिखेंगे 1/2 में 2 इंटू हो गया अपीयरेंस ऑफ फोर्स। ये कितना है? डिसअपीयरेंस 100। सिर्फ आंसर ये बन गया। अब तू इधर आ गई, कितना आ जाएगा? कर लोगे कुछ इसका हो जाएगा बेटा। घर से कर लेना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये रिएक्शन है CA प्लस 4B gives 2C5D। आपको दिया जा रहा है अपीयरेंस ऑफ C is 0.001 मोलर परसेंट। जैसे को कहा आपको कंफ्यूज करेगा, चल 10 पावर जितने बुक में क्वेश्चन है ऐसे बने 0.00। अब जब 10 पावर अलग उठा कैलकुलेट क्या क्या करना है? कैलकुलेट पहला एवरेज रेट, दूसरा डिसअपीयरेंस ऑफ, तीसरा डिसअपीयरेंस ऑफ ए, चौथा अपीयरेंस ऑफ बी, पांचवा अपीयरेंस ऑफ डी एस डैश अपीयरेंस ऑफ, छठा अपीयरेंस ऑफ सी डैश डिसअपीयरेंस ऑफ। बस दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स या फिर ये कि कितने टाइम है इक्वल करके आपको कोएफिशिएंट का रोल है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। पहला टॉपिक समझ आ गया कितना करके। एक हमारा अल्कीन के कोई डाउट्स पेंडिंग है? कर ले आओ, पहले ले लें डाउट्स उसके।